हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 8 की साइंस, जिसका चैप्टर है तीसरा और चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है और इस चैप्टर के पहले और दूसरे पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन लीजिए, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल पे जो बम्पर गिफ्ट ऑफ़र चल रहा था उसकी डेट बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। डिटेल में जानकारी को आप वीडियो के बाद में देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो पहले अपनी ये वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना चैप्टर है वो शुरू करते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। मतलब कपड़े जो होते हैं निर्मित होते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं, मतलब कपड़े से बनते हैं। सिंपल सा मतलब है कपड़ों से जो हम पहनते हैं, हमारे कपड़े जो होते हैं जो हम पहनते हैं, हमारी जो पोशाक है वो किससे बनती है? कपड़ों से बनती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो कपड़े किससे बनाए जाते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, स्रोतों से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। इन रेशों को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो प्राकृतिक रेशे देखिए कि हमारा रेशम हुआ, ठीक है, जूट हुआ, ये हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, और कपास से जो बना धागा, ठीक है। और रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। तो हम रेशों का उपयोग कई प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी कर देते हैं। और रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तु में विभाजित करने का प्रयास करना है। तो एक हमने ये बनाई है सूची, टेबल जिसे हम कह सकते हैं। इसमें हमें प्राकृतिक रेशे लिखने हैं और कृत्रिम रेशे लिखने हैं। तो यहाँ पे वस्तुओं का नाम लिखना है यहाँ पे, और रेशों के प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ये काम हमको करना है, और ये जो काम है मैं उसमें कराऊंगी, तीसरा पार्ट जो आएगा, ठीक है, इसमें नहीं कराऊंगी, इसमें सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी। जहाँ पे बताना इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे बता दूंगी। फिर यहाँ पे लिखा है आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया। मतलब कुछ वस्तुओं को आपने कृत्रिम क्यों चिन्हित किया, ये भी पता हो भाई। तो कृत्रिम वो होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, ठीक है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो इसलिए चिन्हित किया। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि जो होते हैं पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे जो होते हैं मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो पिछली क्लास जो आपकी थी, मतलब कि कक्षा 7 में, कक्षा 6 में हमने पढ़ा है, आपका चैप्टर है साइंस में डालना प्लेलिस्ट में, कक्षा 6 और 7 की, उसमें ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। तंतु से वस्त्र तक, इस टाइप के हैं लेसन के नाम। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास का तो तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो मतलब कपास, ऊन, रेशम, ये सब जो होते हैं हमको या तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, या तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब ये प्रकृति की जो देन है उनसे प्राप्त हुए, इसलिए हमने इनको क्या कहा? प्राकृतिक रेशे कहा। और दूसरी तरफ जो हमारे मानव ने जो रेशे बनाए हैं उनको क्या कहा? संश्लेषित रेशे कहा या मानव निर्मित रेशे कहा। जैसे कि यहाँ पे आप संश्लेषित रेशे क्या है, अब ये कहते हैं धागों से जुड़े मानकों के हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, के समान कुछ कागज़ क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। तो दोनों में क्या समानता है? क्या कह रहे हैं? धागे से जुड़े मानकों को हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण कीजिए और स्मरण करने का प्रयास करना है।
फिर कुछ समान कागज़ की क्लिपों को जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास करना है। दोनों में क्या समानता है? तो ये क्या है, इन्होंने ये बनाए हैं। तो एक चित्र जो है वो मनके मतलब मोतियों से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा चिप है वो क्लिप को जोड़कर बनाया गया है। तो ये जो श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, ये श्रृंखलाएँ बनी हैं, ठीक है। ये कहते हैं एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनता है। मतलब जो संश्लेषित रेशा होता है ऐसे ही छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनता है। मतलब ये जो हमारा माला बना हुआ है छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया है ना, ऐसे ही ये क्लिप भी हमने छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया है, ठीक है। तो हमारा जोड़ कर एक धागा बना। ऐसे ही संश्लेषित रेशा जो होता है वो भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है वास्तव में क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होती है। मतलब एक छोटी सी इकाई जो होती है वो क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होती है। इसी प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है। मतलब छोटी छोटी इकाई मिल के एक बहुत बड़ा धागा बना देती है, या कह सकते हैं एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक अंग्रेजी में जिसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? बहुलक अथवा पॉलीमर कहलाती है। और पॉलीमर जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और मर से मिलकर बना है। तो पॉली का अर्थ क्या होता है, मर अथवा भाग। तो पॉली का अर्थ होता है अनेक, ठीक है। तो पॉली का अर्थ क्या होता है, अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग, मतलब कि अनेक भाग। अतः पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है, मतलब बहुत सी इकाइयों को जोड़कर बनता है। फिर अगला यहाँ पे देखते हैं, बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। तो उन्होंने कहा है बहुलक जो होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। तो उन्हें उदाहरण के लिए कपास को बताया है जो क्या कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। अब यह कहते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो प्रकार बताने हैं, जैसे कि उन्होंने पहला प्रकार बताया है रेयान, ठीक है। यहाँ दूसरा नायलॉन बताया है। तो पहले रेयान की बात करते हैं। तो ये रेयान है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। तो रेशम की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। इससे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। मतलब उन्होंने भी ये रेशम के कीड़े से रेशम बनने वाली बात उन्होंने बहुत समय तक छुपाई रखी, लेकिन बातें छुपती नहीं हैं, ठीक है। तो वो सबको पता चल गई फिर। परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति का जो था मोह लिया, मन जो था वो मोह लिया। अगर रेशम के वस्तु जो अच्छे तो लगते ही हैं, सब जानते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए गए। मतलब रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया, मतलब मानव निर्मित बनाने का प्रयास किया गया। फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मतलब जब 19वीं शताब्दी आई तो वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हो गई। किसकी सफलता प्राप्त हो गई? रेशम की तरह एक रेशा बनाने की, मतलब धागा बनाने की। इस प्रकार का रेशा जो था काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। तो किससे प्राप्त किया गया? काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा जो था रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। तो ये क्या कहलाया? ये रेशा जो था रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया? रेयान कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया था, यह मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। मतलब ये जो था रेशा, ये कैसा था? ये रेशा जो था प्राकृतिक स्रोत काष्ठ, मतलब प्राकृतिक स्रोती तो है काष्ठ, मतलब लकड़ी जो है प्राकृतिक स्रोती तो है, उसकी लुगदी से प्राप्त किया गया था। लेकिन ये मानव निर्मित था, मतलब ये लेकिन बनाया तो मानव ने था। ये जो था ये रेशम से सस्ता था, परंतु जो रेशम से सस्ता तो था परंतु इसे रेशम की तरह बुना जा सकता था, मतलब रेशम की तरह यूज किया जा सकता था। यह एक मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। क्या कहते हैं? इसे रंगों की, मतलब इसे रंगा भी जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन अथवा गलीचा बनाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? रेयान को अगर कपास में मिला दें तो बिस्तर और चादरें बना लेते हैं,
ठीक, जिसे मिक्स वाली चादर कहते हैं, ठीक, मिक्स कपड़े की चादर, मिक्स कॉटन कहते हैं, ठीक है। तो रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं जिसे हम कॉटन मिक्स कहते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, कालीन या गलीचा बनाते हैं। अब आगे इन्होंने जैसे कि दिखाया गया रेयान निर्मित वस्तुओं का चित्र, तो ये रेयान से निर्मित की गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ये कहते हैं नायलॉन की बात बताते हैं। किसकी बात बताते हैं, नायलॉन। तो नायलॉन क्या है, नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। क्या है, मानव निर्मित रेशा है, नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल मतलब पौधे और जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया था। मतलब जो हमारा रेयॉन था उसमें प्राकृतिक चीज़ का यूज़ किया गया था। क्या प्राकृतिक चीज़ का यूज़ किया गया था, काष्ठ का यूज़ किया गया था। पर ये जो नायलॉन है इसमें किसी भी प्राकृतिक चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था। इसका निर्माण किससे किया गया था, कोयले, जल और वायु से किया गया था। किससे किया गया था, इसका निर्माण कोयले और जल और वायु से किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। क्या हो जाएगा, नायलॉन जो है हमारा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। अब बात करते हैं आगे, ये कहते हैं नायलॉन जो है रेशा, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। तो नायलॉन रेशा कैसा है, प्रबल है, मतलब आसानी से टूटने वाला नहीं, प्रत्यास्थ भी है और हल्का भी है, ठीक है। यह चमकीला और धुलने में सुगम है, मतलब चमकीला भी है, उसको धुला भी जा सकता है। अतः कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो कपड़ों के निर्माण के लिए इसका बहुत प्रचलन हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो अब ये क्वेश्चन उठता है, मतलब अगर इतना मजबूत है तो हम इसे पैरासूट या चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बना सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। जैसे कि नायलॉन से हम जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, ठीक है, पर्दे, ये सब बनाते हैं। तो नायलॉन जो होता है बहुत मजबूत होता है, इससे हम रस्सी भी बनाते हैं। दांत वो ब्रश जो हमारे दांत करने के ब्रश जो होते हैं, उसके बाल जो होते हैं ब्रश के, ठीक है, वो बनाते हैं, रस्से बनाते हैं, मोज़े बनाते हैं, स्लीपिंग बैग और कार जो होती है उसके पट्टे बनाते हैं। नायलॉन का उपयोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मोजा दिया, रस्सी दिया है और ब्रश दिया हुआ है और पर्दे दिए गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूटा था, नायलॉन का उपयोग, किसका उपयोग, नायलॉन का उपयोग आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नायलॉन का उपयोग, अगले पेज पे चलते हैं, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण में भी किया जाता है। मतलब हम नायलॉन को पैरासूट का निर्माण भी कर सकते हैं नायलॉन के उपयोग से, और साथ में रस्सी भी बना सकते हैं। ये एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। इनके कहने का मतलब है कि जो एक नायलॉन का तार है वो इस्पात के तार, मतलब कि जो लोहा वगैरह जो हमारी मेटल होती है इसके तार से भी मजबूत होता है। आइए हम जानें, अब क्या जानने की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, रस्सी है, ये पैरासूट है। क्रियाकलाप 3.1 दिया है, इसमें क्या है क्रियाकलाप में देखते हैं। इन्होंने एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लिया है। क्या लिया है, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लिया है, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जैसे कि आपको ये करना है, एक धागा लेना है, उसको लटका देना है उसमें, और लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ धागा, ठीक है, जैसे धागा लटका दिया है। अब क्या किया है इन्होंने, एक हुक लगा पड़ला बांध दीजिए जिससे बाट रखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं एक हुक लगा पड़ला बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पड़ले में एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने है तो आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए, या भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया का ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों की सूची बनानी,
ठीक है, मतलब ऊन, कपास, रेशम, इन सब से हमको ये प्रेक्षण जो है करना है। आइए प्रेक्षण आपको समझा देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फिर ये कहते हैं आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुए हुक अथवा कील का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों को रखकर आप उसमें आकार वाली कांच की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, ये जो हमारा स्टैंड है, इसमें एक तरफ हमको बाट रखते जाना है और एक तरफ ये धागा बंधा हुआ है, ये धागा बंधा हुआ है, सॉरी उधर बाट नहीं रखना है, ये हमको बाट जो है इसी पे रखना है और ये धागा बंधा हुआ है। बाट रखते जाएंगे, जब वो सह नहीं पाएगा धागा तो अपने आप टूट जाएगा। तो जितना वजन आपने रखना था वो आपको नोट कर लेना है। ऐसे ही आपको कई धागों के, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन, सबके साथ करना है। फिर रीडिंग नोट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल था, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वजन सह लिया। अब ये कह रहे ध्यान रहे कि आप धागे की लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होनी चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपने वो कपास का धागा बहुत मोटा ले लिया और नायलॉन का पतला ले लिया, सबकी मोटाई जो है एक सी होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिस्टर एवं एक्रिलिक की। अब पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या है? पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसे ऐसे रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़नी पड़ती। मतलब पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने जो कपड़े होते हैं उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। मतलब ऐसा कपड़ा होता है जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है, मतलब धुल भी सकते हैं। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। मतलब आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं ये पॉलिस्टर के कपड़े। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मतलब इसको बहुत महीन रेशों से खींच सकते हैं, फिर किसी अन्य तंतु से इसे बुन सकते हैं। ठीक है, अब ये भी कहती है, पहली क्या कहती है देखते हैं। मेरी माँ जल के लिए सदैव PET बोतलें, ठीक है, चावल और चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर पेट है क्या। मतलब ये कहती है कि मेरी माँ जो है वो सदैव कुछ ना कुछ रखने के लिए पेट जार खरीदती है। वो जानना चाहती है कि पेट जार है क्या। तो पेट, जिसको हम PET कहते हैं, PET का मतलब पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद के निर्माण हेतु किया जाता है। मतलब इसका उपयोग कई सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो कई सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो मतलब आपके घर में अगर पॉलिस्टर की कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको सूची बनानी है, लिखने हैं उसके नाम क्या क्या बनाएं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं पॉलिस्टर जो होता है पॉली प्लस एस्टर, दो शब्दों से मिलकर बना है। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो किससे बनता है? पॉलीएस्टर जो कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। एस्टर जो होता है वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो एस्टर क्या होता है? एस्टर वो पदार्थ होता है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। मतलब अगर एस्टर नहीं होगा तो फलों में उनकी गंध नहीं आएगी। निर्मित कपड़े पॉलीकार्ड, पॉलीवूल, टेरिकार्ड आदि नामों से बेचे जाते हैं। मतलब पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? पॉलीकार्ड, पॉलीवूल, टेरिकार्ड, ये इन सब नामों से जाने जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। पॉलीकार्ड पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। तो पॉलीकार्ड क्या होता है? पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। तो पॉलीकार्ड क्या है? पॉली से पॉलिएस्टर, कार्ड से कॉटन। ठीक है, तो पॉली से पॉलिएस्टर, कॉट से कॉटन को हम कपास कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है पॉलीकॉट जो है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। और पॉलीवूल जो है किसका मिश्रण है? पॉली से हुआ पॉलिएस्टर, वूल से हुआ वूलन।
ठीक है, मतलब ऊन। तो पॉली वूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। अब आगे चलते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। मतलब वो ऊन की तरह दिखाई तो देते हैं पर वो प्राकृतिक ऊन नहीं होती है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बने वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ठीक है, तो समझे, प्राकृतिक रेशों से बनी चीज़ें जो होती हैं वो महंगी होती हैं और एक्रिलिक से जो बनी चीज़ें होती हैं वो मानव निर्मित चीज़ों से बनी चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं, मतलब उनके कई रंग हो सकते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, मतलब टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। मतलब इसलिए सस्ते और टिकाऊ होने के कारण लोग इनको ज़्यादा खरीदते हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को चलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। कक्षा 7 में क्रियाकलाप के 3.6 मतलब 3.6 जो है क्रियाकलाप कक्षा 7 में, वो देख सकते हैं आप। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार जो है प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। मतलब आप इनको जलाएंगे, ये जो मानव निर्मित वाले जो रेशे हैं, अगर आप इनको जलाएंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, इनका जो व्यवहार है जलाने पर मतलब ये थोड़ा अलग होगा। किससे अलग होगा, जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा। आप यहाँ भी पाएंगे संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। तो मतलब संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो हमारे कृत्रिम होते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत प्लास्टिक वो होता है ना इनमें, इसीलिए ये पिघल जाते हैं। या वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। तो कैसा गुण है, ये पिघलना, मतलब प्लास्टिक का होना एक उनका हानिकारक गुण ही है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। मतलब बाई चांस आप ये इस तरीके का कपड़े पहने हैं तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। इनका मतलब क्या है, बाई चांस कोई पहने हैं इस तरह के कपड़े और आग लग गई तो वो जो प्लास्टिक पिघलेगी उनके बॉडी में ही चिपक जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना कष्टदायी और दुखदायी होगा वो। तो अगर आप ये प्राकृतिक रेशे पहने होंगे तो अगर आपके कपड़ों में आग लगेगी तो आपका कपड़ा जल जाएगा पर आपके चिपकेगा नहीं बॉडी में। ठीक है, फिर ये कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः यह प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं वो हमको नहीं पहनने चाहिए। अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। अब इसको पहली को समझ में आ गया है कि मेरी माँ क्यों नहीं पहनती है कपड़े संश्लेषित वाले किचन में काम करते समय। अब ये कहते हैं सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये जो सभी संश्लेषित रेशे होते हैं किससे तैयार किए जाते हैं, जो पेट्रोलियम के जो कच्चे माल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं, उससे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब अगली हमारी हेडिंग है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे इसे। ठीक है, तो फिर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन के जाइएगा। ओके, तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचाने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए। ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।